अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की धरती से मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शफीक अहमद साहब। काबुल में इस वक्त क्या हो रहा है, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, तालिबान की वजह से वहां की मौजूदा सिचुएशन कैसी है, काबुल पर दुनिया भर की नजर है, हर जगह वहां खबरें कवरेज हो रही है। हमारे साथ अनादोलो न्यूज एजेंसी तुर्की के सीनियर जर्नलिस्ट बराह रास्त काबुल से मौजूद है। उनसे हम जानेंगे डायरेक्ट कि काबुल में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या पस मंजर है, और अमेरिका के जाने के बाद वहां के एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो शफीक साहब, मिल्लत टाइम्स में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका के जाने के बाद इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, काबुल में किस तरह की जिंदगी लोग गुजार रहे हैं इस वक्त। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन वंस अगेन। और जो सिचुएशन है, मैं तो आज सारा दिन धूप में फिरता रहा हूँ। काबुल बड़ा खूबसूरत शहर है, धूप जरा तेज है, लेकिन जब साए में होते तो सर्दी लगती है। मौसम बड़ा शानदार है। लेकिन जो मुझे नजर आया स्ट्रीट के ऊपर, गुर्बत भी है, कहाँ पे कहीं पे गुर्बत है और कहीं पे बड़े बड़े टावर शानदार, यहाँ तक के महल्लात भी है यहाँ पर काबुल में। तो ये बड़ा एक मिक्स किस्म का एक वो शहर है, जो कि पोस्ट लोकेलिटी में दुकानें हैं, इन्हें अपस्केल एरिया जिसे आप कह सकते हैं, वहां पे दुकानें बंद हैं। लेकिन जो आम जो जरूरियात जिंदगी हैं, उसकी तमाम दुकानें खुली हुई हैं। आपको बहुत रश नजर आता है सड़कों के ऊपर और आपको बहुत सी चीजें नजर आती हैं। जो कुछ मैं चूंकि तोरखम बॉर्डर से खुद सफर करके आया हूँ, जलालाबाद में रात गुजारी है और फिर मैं काबुल में आया हूँ। तो जनरली सिचुएशन तो ये है कि एक एक तो अमन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा तालिबान जो है वो सिक्योरिटी उनकी बहुत टाइट है। हर जगह पे एट रैंडम यकदम चेकिंग भी शुरू होती है। लेकिन जनरली जो है एक काम है, एक पीस तो है। लोगों को ये जनरली जो मेरी बात हुई है, लोगों को ये पता है कि इस गवर्नमेंट में कम से कम अमन जरूर आएगा। चूंकि पिछली गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये थी कि उस पर बहुत ज्यादा इल्जाम थे करप्शन के, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो कस्टम के हो, कोई भी हो, वो एक बहुत बड़ा मसला था। कम से कम इनका जो मसला है वो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का है। मैं यहाँ पे बहुत से लोगों से मिला हूँ, यहाँ के आर्मी के जो इनके तालिबान के कमांडर हैं उनसे मिला हूँ। वो यूनिफॉर्म में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके पास जूते अभी भी नहीं है। कोई चप्पल में है और कोई एक सैंडल पहन के बैठा हुआ है। वो बड़ा एक शानदार किस्म का एक कभी लगता है लोगों को कि भाई ये तो और जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मेरी बात हुई लोगों के साथ, तो ये वाहिद आर्मी है तालिबान की जो तनख्वाह नहीं जी, लेती। तनख्वाह कहते हैं हमें, फ्री और ऑफ कॉस्ट। यकीन जाने कि हमने खाना भी खाया तालिबान के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे। इन्होंने हमें रोके रखा। वो चाह रहे थे कि जितने जर्नलिस्ट हम जा रहे हैं, स्पेशली मेरे साथ और भी कुछ फॉरेनर थे, तो उनका प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी का मसला हल हो। तो उन्होंने पहला जो काम किया, हमें बिल्कुल सादा खाना खिलाया। जो वो खुद खाते वो खुद ही हमें भी खिलाया। और जो मुसलमान जर्नलिस्ट ने कहा भाई सारे मुसलमान नमाजें पढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ नमाज पढ़ने की, लेकिन सबको नमाजें पढ़ाई गई जो जो मुसलमान था, बाकी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा जो सिचुएशन है पंशेर की, काबुल की सिचुएशन में बहुत लंबे चौड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए कि मैं काबुल एयरपोर्ट में तमाम अच्छा, ओके, आगे टर्मिनल में गया बढ़ेंगे, हूं। मैं बातचीत करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। पहले ये जानना चाहेंगे, काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल अब क्या है अमेरिका के जाने के बाद, इस वक्त किस तरह की सिचुएशन इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की। आप समझ लें कि लगता है जैसे तमाम काबुल शहर का गंद किसी ने एयरपोर्ट में फेंक दिया हो। इन्हें आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। उन्होंने देखें, जो इनके मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स थे, जहाज थे, वो उन्होंने गोलियां मार मार के उसको डैमेज किया, यानी वो उसको मुकम्मल नाकारा किया है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लेकिन जो आरियाना इंटरनेशनल के कमर्शियल फ्लाइट थे, तो उनका जो डायरेक्टर टेक्निकल है वो मुझे लेके गया और उसने मुझे दिखाया कि तीन तीन दो गोलियां उन जहाजों को भी मारी गई हैं, लिहाजा वो भी उड़ान भरने के काबिल नहीं है। यानी अब आरियाना इंटरनेशनल का कोई ताल्लुक आर्मी के जहाजों से नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर भी हरियाणा फायर इंटरनेशनल किया, ग्रुप ये कहाँ का गोलियां है, मारी। अफगानिस्तान इसके का है अलावा या जो बाहर की कंपनी है ये।
नहीं, आरियाना इंटरनेशनल जो है ये अफगान नेशनल फ्लैग कैरियर है, ये इनकी अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन है। अच्छा, कौमी ये एयरलाइंस। जिस तरह एयर इंडिया है, जिस तरह के पीआईए है, जिस तरह के इनकी कौमी एयरलाइन है, तो उसको उस पे गोलियां बरसाई गई। ये गोलियां नहीं बरसाई गई, सिर्फ मैं उसके हैंगर भी गया, जो हैंगर है तो वहां पे उन्होंने समझे कि उसको जंक यार्ड में बदला हुआ है, तमाम कोई चीज सलामत नहीं छोड़ी, यहां तक कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क भी ले गए। जो जहाजों के एक मॉडल्स बने होते ना हर एयरपोर्ट पे, मॉडल को भी तोड़ा, शीशे भी तोड़े, जो जिस तरह आप समझे कोई बलवाई नहीं होते, जो एक जगह पे बलवा हो जाता है, पता नहीं कि कौन क्या तोड़ रहा है, इस तरह का अमल मैंने देखा। गोलियां भी मारी गई और बहुत कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ किया। अब लगता है जिस तरह कचरा नहीं था, कचरे का मैदान, इन्हें हवाई अड्डा नहीं छोड़ा उन्होंने, कचरे का मैदान छोड़ा। जो टर्मिनल के अंदर में गया, जो जहां पे गेस्ट बैठते हैं, वेटिंग रूम है, वहां के टीवी को ईंटों से या पत्थरों से तोड़ के जमीन पे गिराया हुआ, सोफे फाड़े हुए, सोफे को तोड़ा हुआ। यानी अब मुझे बताएं कि सोफा तोड़ने की कोई जरूरत होती है कि आप, फिर उन्होंने रडार सिस्टम जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल नाकारा किया हुआ है। लिहाजा जो वो डैमेज कर सकते थे अमेरिकी फौजी, उन्होंने जाने से पहले बिल्कुल किए, यहां तक कि रडार सिस्टम को भी खराब किया। और मेरी जो बात हुई डायरेक्टर टेक्निकल से, उसका नाम आगाए राहत है, उससे कहा कि मुझे लगता है कि अगर आज काम शुरू करें तो इसको महीना लगेगा ऑपरेशनल होने में, और उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा है। अब वो ऐसा नहीं कि आप पैसे लगाएं फौरन और उड़ जाए, ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके गए हैं। चूंकि उनका नुकसान ऑलरेडी 2.26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हुआ है, तो उन्होंने कहा कि चलो उसका नुकसान भरने के लिए उन्होंने कहा थोड़ा सा हम इन अफगानों का, जिससे बड़ी मोहब्बत ये भरते थे, इनकी एकदम मोहब्बत नफरत में बदल गई भी। कौमी एयरलाइन से क्या ताल्लुक, ये तालिबान की थोड़ी एयरलाइन है, ये एयरपोर्ट तालिबान शफीक का थोड़ी साहब, है, ये तो बात इनका नहीं समझ में आ रही अवाम है, का है। इनको तोड़ना था अपने जहाज को, जो इनके जंगी जहाज थे, जंगी साजो सामान थे, उसको गैर फाल कर देना, नुकसान पहुंचाना, तो बात समझ में आती है। लेकिन जो एयरपोर्ट की चीजें हैं वो तो अफगानिस्तान की है, वहां की कौमी चीजें हैं। तालिबान की हुकूमत हो या हामिद करजई की हुकूमत हो या किसी भी की हुकूमत रही हो, वो अफगान की प्रॉपर्टी है, वहां के लोगों की प्रॉपर्टी है। उसको नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब? अमेरिका का संदेश क्या दे रहा अमेरिका इससे? देखें, वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचे। या और कोई मिसाल आप दे सकते हैं? मेरे पास तो और भी बड़ी सी मिसालें हैं। देखें, ये जो जहाज मिलिट्री के इन्होंने दिए हुए थे, ये इनके जहाज नहीं थे, इन्होंने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को दिए थे। सॉरी, अफगानिस्तान की एयरफोर्स किसी की भी हो सकती है, उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं होता। लिहाजा जो मिलिट्री प्लेन है, ये भी इनको तोड़ना बनता नहीं था। उनका क्या काम है भाई? ये तो ऐसा जिस तरह मैं तोहफे में कोई चीज आपको दूं और आप अपने बच्चे को दे दे, मैं वो बच्चे से दोबारा ले लूं कि भाई ये तो मैंने आपके अब्बा को दी थी। ये कोई बात ही नहीं है, दिस इज नॉट द वे। बट दे हैव डन। अभी जो हालत है वो कचरे का ढेर है। आज कतर एयरलाइन की एक फ्लाइट आई है, और कतर एयरवेज की, जिसमें कतरी टेक्निकल स्टाफ आया है आज, और वो असेसमेंट करेगा कि कितना डैमेज हुआ है और हम इसको कैसे ऑपरेशनल कर सकते हैं। मेरी बात हुई एक ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि तालिबान जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से कि हमें प्लीज ये टेक्निकल स्टाफ भेजा जाए, इसलिए कि जो कुछ मेस है वहां पर, मैं यदि आपको क्या बताऊं कि शीशे, छोटी छोटी चीज को तोड़ा गया है, यानी कोई चीज सही सलामत उन्होंने एयरपोर्ट पे नहीं रखी। तो ये कंडीशन है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि ये सिस्टम ठीक हो जाए। और इन अफगानों के साथ तो बहुत जुल्म हो गया है, जैसा भी हुआ बहुत अरसे से हो रहा है। आम अफगानी इसमें बहुत मिस किया है, बहुत गुर्बत आपको नजर आती है। मैं तो यकीन जाने के सड़क पे अल्लाह से डरते हुए खड़ा भी नहीं हो सकता कि इतने आपसे लोग मांगने वाले आ जाते हैं, कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं जिसको देख के खुद ही शर्म आती है कि मैं कैसे इनकार करूं उसको। लेकिन दूसरी तरफ जो महल्लात है ना, मैं आपको क्या क्या महल्लात बताऊं, काबल में लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, और वो जो है ना, वो अजीब सा एक है कि या तो ट्रिलियनियर बिलियनियर है या तो गरीब लोग हैं। मतलब इफरात तफरीत का आलम है वहां।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बेशक आपने कहा कि वहां पर बिल्कुल अफरा तफरी का आलम है, लेकिन एक किस्म का अमन तो है, पीस रिस्टोर हो गया है, ये इनको पता है कि अमन वहां पे आ गया है और कारोबार भी खुलना खुलना शुरू हो गए हैं जो मैंने देखा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे लगता है इनसे, वो ये है कि बहुत अरसा बैंक बंद रहा है, बैंक अभी खुलना शुरू हुए तो आपको बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें मिलती हैं, तो वो जो चूंकि कैश का मसला है, कैश की शायद शॉर्टेज हो, कल मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, आई विल गो टू द बैंक्स कि मैं उस पर भी कुछ लिखूं, तो मुझे लगता है जैसे शायद कैश की शॉर्टेज है, या कैश की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन चूंकि बैंक बहुत अरसा बंद रहा है, 10 दिन के बाद जब बैंक खुलेगा, लोगों को पैसे चाहिए कारोबार को चलाने के लिए, तो शायद उस वजह से रश नजर आता है आपको, हर जगह पे बहुत ज्यादा रश होता है भाई। ओके, काबुल एयरपोर्ट जो है, तो वहां जो लोग काम कर रहे थे, जो अफसरान थे, जो एयरपोर्ट या फ्लाइट का जो पूरा निजाम देखते थे, वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? वो लोग भी छोड़ चुके हैं, या वो लोग काम कर रहे हैं, या काम करने की पोजीशन में नहीं है वो लोग? देखिए, इन्होंने तो जो आम माफी का ऐलान किया सबके लिए, तो जी। उसमें मैंने देखा कि कई लोग जो कि पहली गवर्नमेंट में थे, वो आना शुरू हो गए हैं, वो आ भी रहे, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे है कुछ नहीं। तो लेकिन उस दिन चंद ऑफिशियल से मेरी मुलाकात हुई जो गुज़िश्ता 15-20 साल से एयरपोर्ट के आई एम सॉरी, ये गला मेरा बहुत खुश्क है, मैंने बहुत ट्रैवल किया बाय द वे, पानी पी लीजिए, एंड आई पानी एम पी रियली लीजिए। अपॉलजी फॉर दिस, नो इशू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। अच्छा, जो जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत से लोग, जो मैं गया एयरपोर्ट तो बहुत से लोग वो थे उनमें जिन्होंने, जो अशरफ गनी और हामिद करजई के दौर में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई, और वो खुद भी आए थे, वो कहते जी हमें कोई मसला नहीं, हम तो जॉब कर रहे थे और हमें तालिबान की जो मौजूदा रजीम है उन्होंने कहा कि आप आके ज्वाइन करें, लिहाजा हम तो काम करेंगे, हाँ, ये तो हमारी अपनी एयरलाइन है और हमें तालिबान से कोई इशू भी नहीं है, भी हमने काम जब हलाल कमाना है तो हलाल कमाने वाले को कहीं पे कोई मसला नहीं होता, मसला हमेशा हर जगह पे होगा जो हराम कमाएगा। तो मेरे ख्याल है कि जो हलाल कमाने वाला है वो ज्वाइन करेगा, और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। बाकी देखे, जो उन्होंने मेस जो क्रिएट किया, अभी जो आज की रिपोर्ट है कि यूके गवर्नमेंट ने खुद, यूके एम्बेसी ने खुद लोगों को काबुल लोगों को, शहरियों को इनकरेज किया कि आप एयरपोर्ट पहुंचे, हम आपको लेके जाते हैं। आप यकीन जाने कासमी साहब, अगर एक ऐलान आज दिल्ली में होता है कि जी इंडिया के लोगों को हम अमेरिका में नेशनलिटी दे रहे हैं, रेजिडेंस दे रहे हैं, उनको मुफ्त हम लेके भी जा रहे हैं और उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, अगर ये ऐलान पाकिस्तान में हो और इंडिया में हो, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में जो कितना बिलियन की आबादी है उसमें आधी आबादी एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। यही हाल पाकिस्तान का होगा। कौन पागल है जो नहीं नहीं, इंडिया का ऐसा नेशनलिटी नहीं हो नहीं सकता। लेगा? इंडिया में अभी आप रिसोर्सेज की कमी नहीं रह गई है, पहले के दौर में रहा हो। अभी तो बाहर के लोग इंडिया आ रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग इंडिया आना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के इंडिया आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग आना चाह रहे हैं, तो इंडिया तो अभी दूसरों को शहरियत दे रहा है। इंडिया भी अच्छी पोजीशन में है। खैर, ये सूरत हाल जो है, आपने जिस तफसील से बताया मुझे कि एक एयरपोर्ट की सूरत हाल है, अमेरिका डेडलाइन से पहले 24 घंटा पहले क्यों निकल गया? अब 24 घंटा और उसके पास मौका था निकलने के लिए, लेकिन पूरा उसने खाली कर दिया। देखें, ये अगर आपको बगराम का विड्रॉल याद हो कि वो आज रात के अंधेरे में लाइटें बुझाते हुए भाग गए थे, इसी तरह इन्होंने इंतखाब किया कि हम रात के अंधेरे में जू ही 12 बज जाएं, पूरे 12 बज के गए हैं, इन्हें उन्होंने 31 को आने दिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसे, तो 31 हो के फौरन आखिरी फौजी चला गया। ठीक है, देखिए ये होता है कि आप डेट देते हैं कि जी, पहले आप डेट दे रहे थे कि जी हमने तब जाना है, हमने कब जाना है, उन्होंने फिर आपको ऐसा 15 अगस्त को आपको ऐसा बगाया कि आप हेलीकॉप्टर में बंदे ले जाके एयरपोर्ट छोड़ रहे थे। तो जो मैं समझता हूं कि आई डोंट नो अबाउट तालिबान के कैसे उनका होगी गवर्नमेंट, ये क्या करेंगे। जाहिरन तो इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि आम माफी है, इसके अलावा कोशिशें करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में, जुमे का चूंकि मुबारक दिन है मुसलमानों के लिए, तो लिहाजा मेरा 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 हंच है
कि जुम्मे को ये प्रॉपर हुकूमत का ऐलान करेंगे। फिलहाल ये उस एक ट्रांजैक्शन पीरियड में है और देखते हैं कि क्या बनता है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि चाहे ये बड़ी इल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, लेकिन काम में सिंसियरिटी जरूर है। मैं क्या बताऊं, मैं दो एक फौजियों से मिला जो जो तालिबान के जो 313 बद्री यूनिट ब्रिगेड में है, थे बदरी आप? ब्रिगेड के बदरी यूनिट। और वो मैं क्या बताऊं, वो दोनों ही हाफिज कुरान थे और इतनी मोहब्बत वाले थे कि मैं खुद परेशान हो गया। उनकी तो लोगों, बदरी जो 313 यूनिट है उससे तो सबको डर लगता है, उनका यूनिफॉर्म से भी डर लगता है। लेकिन जब वो उसके साथ मैं पहुंचा, उनसे दो चार बातें की और चूंकि मैं खुद भी पश्तो जुबान हूँ और पश्तो में बात की, कोई निंगरहार का कोई एक था, वो तुर्कमन था और वो भी हाफिज कुरान था, उसने हमें तिलावत करके सुनाई बड़ी शानदार। तो मैं तो अजीब ही सा माहौल लगा, इसलिए कि एक तरफ जाहिरन एक डर और खौफ बिठाया हुआ है तालिबान का, जैसे लगता है तालिबान कोई आएगा और उसको वो रोस्ट करके पता नहीं किस तरह खाएगा उसको। और दूसरी तरफ उनका हाल क्या है मैं क्या बताऊं, वो बेचारे सिंपल लोग हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो सिंपल है। यानी मैं जो अच्छा, दो ड्रेस कैसा है बदरी इनकी के जो लोगों से फौज है मिला बद्री जिन्होंने यूनिट? मुझे एक तो उनका सिक्योरिटी ड्रेस जो फराहम की फोटोज में दिख एयरपोर्ट रहा है में, एक वो है। वो दोनों हाफिज कुरान और हैं। पुलिस जो है उन लोगों का ड्रेस कैसा? वो कुर्ते पैजामे में ही है, पगड़ी बांधे हुए हैं, या कुछ पुलिस वाली शक्ल सूरत इन्होंने इख्तियार की है? नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। सिर्फ आपको जो बदरी 313 ब्रिगेड है या यूनिट है, तो वो आपको यूनिफॉर्म में नजर आती, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। बाकी इसके अलावा सिक्योरिटी का जो यूनिफॉर्म है शायद उसमें वो तब्दीली लेके आए, तो उसमें कमीज शलवार में भी लोग हैं, आम लिबास में भी है। सिर्फ कलमे का उन्होंने एक पट्टी लगाई होती है तो जरा आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उनके अलावा किसी को वेपन कैरी करने की इजाजत भी नहीं है। तालिबान के अंदर भी सिक्योरिटी का निज़ाम है, चूंकि जिसके साथ मैं आया वो मेरी सिक्योरिटी की खातिर एक तालिब छोटे लेवल का कमांडर था, वो मुझे लेके आया तो उससे भी पूछा भाई तुम किस यूनिट के कमांडर हो, और उसका क्रेडेंशियल भी चेक हो रहा था। क्योंकि वो कहते हैं कि जो निंगरहार है वहां पे दाइश के कुछ लोग हैं और वो यकीनन उनसे उनका बड़ा इख्तिलाफ भी है और वो समझते हैं कि ये वाकई एक ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको फॉरेन फंडिंग है, जितने पैसे इनके पास हैं तो वो कहीं से क्रिएट नहीं होते, उनको कहीं से बहुत ज्यादा डॉलर मिले हुए पैसे लगते हैं उस ऐसी दहशतगर्द तंजीम को। तो वो कहते हैं कि दाइश से हमें वो है, तो वो क्रेडेंशियल हर एक के चेक करते हैं, यानी कि जर्नलिस्ट है तो उसका क्रेडेंशियल चेक नहीं होगा, बल्कि तालिबान के अंदर भी कोई छोटे किसी या बड़े लेवल का होगा तो उसका भी क्रेडेंशियल चेक होगा। ये दाइश कहाँ से अचानक मंजर आम पर आ गया? दौलत इस्लामिया खरासान, और अमेरिका ने कहा कि उसने हमला किया है। अमेरिका ने फौरन उनके ठिकानों पर बमबारी भी कर दी और दाइश को मारने के चक्कर में 10 मासूम शहरियों का उसने कत्लेआम कर दिया और फिर कहा कि हमने इंतकाम ले लिया है और इंतकाम बाकी रह गया है। ये दाइश का पहले से कुछ वहां सीन चल रहा था या अचानक ये नमूदार हुए? जी, दाइश को तकरीबन जो मेरा अंदाजा है कोई 7 से दाइश है। बड़े छोटे लेवल का था और यकदम दाइश के पास पैसे भी आ गए, वेपन भी आ गया। और अगर आपको याद हो हिलरी क्लिंटन का एक बयान मैं जो उसने सेनेट में दिया था स्टैंडिंग कमेटी को, और उससे क्वेश्चन हुआ था, वो कोई भी बंदा यूट्यूब पे देख सकता है, यूट्यूब पे प्लीज जरूर देखिए, जिसमें हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने असलहा देना था उसको जो बशार अल असद के खिलाफ लड़ रहे थे उन लोगों को, लेकिन हमें नहीं पता वो सारा असला दाइश के हाथ कैसे पहुंच गया। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए इशारे और किनारे ही बहुत है। वो स्टेटमेंट यूएस यूट्यूब पे मौजूद है हिलरी क्लिंटन की। तो बाकी मैं कुछ नहीं कहता, जब से ये फॉल हुआ, जब से अमेरिका हारा सीरिया के अंदर, दाइश का तकरीबन खात्मा हुआ, तो बहुत से लोग फिर अफगानिस्तान में आए। और हामिद करजई का अपना एक बयान है, मैं दोनों को इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप मेरी बात पे यकीन ना करें, जस्ट मैं इसलिए कोट करूंगा, आप हामिद करजई के बयान दाइश पे सुन लें। उसने कहा कि दाइश के लोगों को हेलीकॉप्टर में भर भर के लाया गया है अफगानिस्तान। अब हेलीकॉप्टर भाई आम बंदे के पास या मेरे पास तो नहीं है, जिनके पास हेलीकॉप्टर होते हैं और बहुत से राइट्स होते हैं तो वही भर भर के लाते हैं। तो ये मैं दूसरा निशानी बता रहा हूँ, तीसरी निशानी और दे रहा हूं आपको।
इन्होंने एक बम गिराया था, मदर ऑफ बॉल ऑल बॉम्ब्स, कोई मेरे ख्याल में 1000 किलोग्राम का वो बॉम्ब है जिसको वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। और वो उन्होंने गिराया था निंगरहार में, और जिस सूबे का नाम है उसका नाम है पचेर आगाम, पचेर व आगाम। ठीक है, कोई भी बंदा चेक कर सकता है, डबल चेक। उस पे सिर्फ बंदा ये पूछे कि उसमें दाइशी कितने लोग मरे थे, कोई भी नहीं मरा था। आप मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराते हैं और कोई ना मरे, तो इसका मतलब है इंडिकेशन कुछ और है। आप कुछ क्रिएट करते हैं, चूंकि आपने असला बेचना होता है, लिहाजा दाइश की प्रेजेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तालिबान ने उनके साथ बहुत फाइट की है, और अभी भी वो बहुत कन्फाइन है। चूंकि देखिए अफगानिस्तान की जो ट्रेन है, अफगानिस्तान को आप इंडिया पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे माउंटेनियस रीजन है। आप दाखिल होते ही आपको पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो पहाड़ ही पहाड़ है, दरे हैं, और कुछ वैलीज हैं, और पहाड़ बड़े रफ माउंटेन्स हैं। लिहाजा वहां पे फाइट करना भी कोई आसान काम नहीं। कुछ तो ऐसे तंग दरे हैं कि अगर आप टॉप पे बैठे हो, टॉप कंट्रोल कर लें, तो आप तो नीचे किसी को गुजरने ना दें, आपको इतनी ताकत है आपके पास। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में तालिबान के लिए जो नेक्स्ट बड़ा चैलेंज है वो दाइश का यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने कहा कि जुमा को हुकूमत का ऐलान हो सकता है। ये हुकूमत किस तरह की, डायरेक्ट हुकूमत की तश्कील दे देंगे जिसमें उनके एक सदर, वजीर आजम और मिनिस्ट्री का ऐलान हो जाएगा, या कोई एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें इंतखाब का तरीका रखेंगे, दूसरे लोगों की शमूलियत मुमकिन होगी? क्या है, बातचीत हो रही है वहाँ? देखिए इलेक्शन का कोई निजाम नहीं होगा, ये तो दिस इज फॉर श्योर। इसमें एक अमीर होता है, चूंकि देखें ये इमारात एक बन रही है। अगर मैं ऑनेस्टली आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मैं हिस्ट्री देखूं, इस्लामिक हिस्ट्री, तो शायद के हजरत अली करमल्ला वजह के बाद, उसके बाद खिलाफत से मलुकियत में चीजें चली गई ना, बादशाह आगे बनु उमैया आ गया, बनु अब्बास आ गया, फिर आगे वो क्या कहते हैं फातिमीद का हुकूमत आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया आ गया। लेकिन इमारात का जो अपना तरीका है, तो वो ये है कि आपकी सिलेक्शन होती शूरा के जरिए। शूरा में कोई अनएजुकेटेड बंदा नहीं होता, उसमें डेफिनेटली आलिम होगा, आलिम, आम बंदा नहीं होगा। तो वो शूरा की मशावरत से इंतखाब होगा, यानी आम बंदे का काम नहीं। आम बंदे का काम इसमें बिल्कुल नहीं होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। ये कोई सिलेक्शन इलेक्शन तो होगा शूरा के अंदर। शूरा में जो लोग होंगे वो मेरे ख्याल में वो शेखुल हदीस और शेखुल कुरान होंगे। आम बंदा उस शूरा का मेंबर नहीं होगा, जो मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग है। मुकम्मल तौर पर बाकी तो उलमाओं का, गैस वर्क मौलाना लोगों का है कि कब्जा होगा कौन इस क्या हुकूमत पर। बनेगा। करो उलमाओं का और जो मौलाना लोग हैं उन्हीं का कब्जा होगा, आम लोगों को हुकूमत में शमूलियत और शिरकत की इजाजत नहीं होगी, इसका यही मैसेज है? जी बिल्कुल ऐसा, ये वो निज़ाम है। मैं बता सकता हूँ, ये निज़ाम अगर कोई बंदा भी स्टडी करना चाहे, जो क्या है, वियतनाम, वियतनाम का निज़ाम, आप चाइना का निज़ाम पढ़ लें। वो चाइना का निज़ाम देखें, ये मैं आलिम नहीं हूँ, मैं बड़ा कमजोर इंसान हूँ, लेकिन कोई भी बंदा, मैं वैसे ही फूड फॉर द थॉट दे रहा हूँ। आप उनका निज़ाम देखें तो उनके निज़ाम में भी आम बंदे को कोई इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह है कि वो समझते हैं कि एक आलिम और एक 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 बंदा जो आलिम हो, जिसको पता हो चीजों का, एक जिसको लाइल्म हो, वो एक नहीं हो सकते। वो आप कैसे एक उसको एक कर सकते हैं? और मेरे ख्याल में कि वो जो लेट मी कोट, वो जो इसकी किताब है हिटलर की, ठीक है, उसके बारे में बहुत सा कुछ कहा जाता है। उसने किताब लिखी थी, उसने कहा कि देखें 100 बेवकूफ एक होशियार पैदा नहीं कर सकता। 100 बेवकूफ 100 के 100 ही बेवकूफ होंगे, और एक होशियार होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव हो जाए ना 100 बेवकूफ, तो भी एक होशियार क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह 100 बुजदिल एक बंदे को बहादुर नहीं बना सकते। वो बहादुर एक ही होता है, वो 100 बुजदिल बन के एक बहादुर नहीं बन सकता। लिहाजा जो वोटिंग है, जो जो हमारा जेहन में डाला गया है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का,
तो वो हमारा वेस्टर्न डेमोक्रेसी कंसेप्ट है जो हमारे जहनों में डाला गया है। मेरा ख्याल है कि हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है उसमें डेमोक्रेसी वगैरह कोई नाम की चीज नहीं है। वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे करप्शन होती है, और वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करता। ये डेमोक्रेसी के नाम पे आप करप्शन करते जाएं, चाहे वो पंचायत सिस्टम से करप्शन शुरू कर लें, चाहे वो जो लोकल गवर्नमेंट है, आप ठेके देते हैं, ठेकों में परसेंटेज है, वो सारा सिस्टम तो चलता है, उसको आप डेमोक्रेसी कह दें तो बस कहें। लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान तो का इस मतलब तरह की ये जो डेमोक्रेसी से कि कोई ताल्लुक नहीं। पहले जो बातचीत आ रही थी, तालिबान खुद कह रहे थे कि हमारी जो हुकूमत होगी उसमें दूसरे लोगों को भी शिरकत का मौका दिया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और कई हामिद करजई, कई लोगों के बारे में बातचीत हो रही थी कि इन सबको सरकार में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो तस्वीर सामने आई है, वो ये कि डायरेक्ट हुकूमत की तश्कील होगी और बाहर के किसी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ना जमहूरी निज़ाम होगा, बल्कि जो इस्लामी खिलाफत इमारत का जो निज़ाम रहा है शूरा के जरिए, उसी तरीके पर अमल होगा। और शूरा के जो मेंबर्स होंगे तालिबान के अपने लोग होंगे, बाहर के लोग नहीं होंगे। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, तालिबान ने कोई ये नहीं कहा कि हम औरों को इसमें लेके नहीं आएंगे। औरों को लेके आएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के जरिए नहीं लेके आएंगे। मतलब जहन में रख लें कि वोटिंग, जो पब्लिक वोटिंग है, उससे तो निकल जाए आप। निजाम होगा शूराइयत का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, शूरा होगी, शूरा की मशावरत चीजें होंगी, मिनिस्ट्रियां भी होंगी। उसमें जो बात हो रही थी वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप की हो रही थी, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि जी जो तालिबान के साथ अटैच करे थे पठान को, पश्तो को, पख्तूनों को अटैच करे थे, तो तालिबान चाह रहे थे कि देखें ये जो इस्लामिक इमारत है उसका ताल्लुक पख्तून वली से नहीं है, पख्तून से नहीं है। उसमें ताजिक, उज़्बेक, कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी होगा, तो वो सब उसमें शामिल हो सकते हैं। लिहाजा वो और एथनिक ग्रुप्स को इसमें शामिल करेंगे। उसमें ताजिक भी होगा, उसमें उज़्बेक भी होगा, उसमें हजारा भी होगा, जो मेरा ख्याल है जो करना चाहिए। लेकिन रही बात के अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब दोबारा गवर्नमेंट में आएंगे या हामिद करज़ई आएंगे, मेरा ख्याल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि लगता है कि 4-5-6 दिन से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, ना फोन उठाते हैं, ना किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा है। और 2 दिन पहले जब हुकूमत बनने जा रही है, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ना हामिद करज़ई साहब का रोल है, होगा फ्यूचर में, ना ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला का रोल होगा। ये कोई भी कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। एक दो और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कि इंटरनेट कहीं साथ छोड़ दे, आप तुर्की से काबुल आए, कैसे आए, किस तरह का ये सफर रहा, उसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को आप बताएं। क्योंकि अभी लोग सोच रहे काबुल जंग की हालत में है, वहां से आना तो काफी टफ है, जाना कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, मैंने वीजा लिया, तुर्की में वीजा लिया, अफगानिस्तान का, सीधा इस्लामाबाद हम पहुंचे। हम 3 टीम के मेंबर हैं, जो हम तीनों पहुंचे, और हम सीधा आए तोरखम। तोरखम में हमें वो इमिग्रेशन है, उनको पासपोर्ट दिखाया, चेकिंग की, उसके बाद हम दाखिल हो गए अफगानिस्तान। वहां जब दाखिल हुए तो वहां पर चंद कुछ लोग आर्मी, जो यूएस आर्मी के यूनिफॉर्म में थे, और कुछ ऐसी सादा कपड़ों में थे। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, हम आपके क्रेडेंशियल चेक करेंगे। और इस तरह क्रेडेंशियल हमारे चेक हुए। उसके बाद तालिबान को बताया गया निंगरहार में, जलालाबाद में, कि इस तरह आ रहे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने अपनी ही गाड़ी में हमें वहां पे छोड़ा जलालाबाद में। फिर उन्होंने मजीद तहकीकात की, अपने क्रेडेंशियल दिखाए कि हम जर्नलिस्ट हैं, और तहकीक करने के बाद उन्होंने कहा कि टाइम हो गया है लेट, और यहाँ पर दाइश का मसला है, लिहाजा आज आप हमारे मेहमान हैं। और उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन किस्म का, चूंकि पठान और ये अफगानी दुम्बा बहुत शौक से खाते हैं, तो हमें दुम्बे का गोश्त सर्व किया गया, और बड़ा ही शानदार मछली खिलाई गई। और हम रात को उन्हीं के पास ठहरे, और भी उसमें जर्नलिस्ट शामिल थे, हम सारे ठहरे। और अगले दिन फिर हम काबुल पहुंचे इसी तरह। और लोगों को उन्होंने एक चिट दी थी हमें, वहां के जो इंचार्ज थे, उसकी स्लिप हम हर जगह दिखाते थे, और हमें आगे जाने देते, और हम काबुल इस तरह पहुंच गए। सिंपल। तो इस्लामाबाद से अफगानिस्तान में आप बाय रोड दाखिल हुए, सरहद के जरिए, बाय एयर नहीं आए? बाय एयर तो असल में एक तो मुमकिन नहीं था, एयरपोर्ट की सिचुएशन ठीक नहीं थी। फिर वो जो ट्विन बॉम्बिंग हो गई, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ वहां पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर। तो वो हमने समझा कि जैसे बाय रोड शायद बेहतर रहेगा बनिस्बत के हम एयरपोर्ट जाएं, और ऐसा था, ऐसा बेहतर फैसला था, इसलिए कि एयरपोर्ट पे जो सिचुएशन मैंने देखी तो वो बहुत बहुत ही बुरी थी। उसके बाद जो उन्होंने बॉम्ब गिराया है,
वो उनका दावा है अमेरिका का कि हमने दाइश के लोगों पे गिराया है, लेकिन 10 बंदे एक ही फैमिली के उसमें बेचारे हलाक हो गए, बेचारे मर शहीद हो गए। गए, उसमें बच्चे भी शामिल थे। और वो 6 बच्चे शख्स था शामिल है। जिन्होंने अमेरिकियों के साथ, हाँ जी, हाँ जी, मतलब जाते हुए मैं क्या कहूँ कि जो वो जुल्म कर गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आज कोशिश की उनके घर जाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज कोई मीडिया वाला ना आए, इसलिए कि बहुत ज्यादा गम है और हमें वो किसी भी फैमिली के साथ अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कोई मीडिया को अलाउ भी नहीं करेगा, तो मैंने बिल्कुल जाना मुनासिब नहीं समझा। पर मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं जाऊं, फैमिली से मिलूं। ये फैमिली अमेरिका के साथ थी क्या? उनके लिए काम भी कर रहे थे ये लोग का? जी हाँ, एक खातून जो कह रही थी, उसने कहा कि ये अमेरिका के साथ उन्होंने काम भी किया और उसके बावजूद भी देखें उन्होंने उनको निशाना ये बनाया। तो ये और कैसे वो जालिम है, कहते उनके साथ कि काम कर रहे थे, उनके मुआविन थे, और जो उनके लिए मुआविन बने हुए थे उन पर ही ने बम गिरा दिया, और 6 मासूम बच्चों को उन्होंने उसमें हलाक कर दिया है। ये बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक है अमेरिका का वाकई उनका जो चेहरा है। तो काफी तफसील देखिए, से मैं आपने तो सारी समझता बातें। हूँ कि जी सर। सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह करे कि ये सारे केस खुल जाएं, अल्लाह करे कि खुल जाए किसी भी, और कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो। ये वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम। अमेरिका हैज डन वॉर क्राइम। क्योंकि आप बदमाशी करते हैं इसलिए लिहाजा आपको कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन आपने गरीब लोगों का बहुत जुल्म किया है। और अल्लाह ताला जरूर पूछेगा, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला इन पे जरूर पूछेगा। बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, दो स्टेटमेंट बहुत अहम है कि यूएन ने कहा है तमाम ममालिक से कि अफगानिस्तान में भूखमरी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लोग मदद करें। दूसरी तरफ अमेरिका का स्टेटमेंट आ रहा है कि अब आइंदा हम कभी भी अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी नहीं शुरू करेंगे, नहीं खोलेंगे, जरूरत पड़ी तो कतर या दूसरे मुल्कों के, यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बातचीत करेंगे। क्या है मैसेज क्या दे रहा है अमेरिका? अमेरिका सिंपल मैसेज दे रहा है कि भाई तालिबान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान ने उनको हराया है, उनको निकाला है, और वो भागे हैं उनसे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कि सिचुएशन इकोनॉमिक उन पे एक प्रेशर आया है, जो आपका ये प्रोग्राम सुनेगा अमेरिका में रहता हो, तो आप जरूर पूछें कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का क्या हाल है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है कि नहीं। देखिए, इन्होंने अमेरिका वो सुपर पावर नहीं रहा, वो बदमाशियां अब खत्म हो गई। वो गोल्डन पीरियड मेरा ख्याल है कि अमेरिका का खत्म हो गया, या होने वाला है, या होता, या हो जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन आप तालिबान का एक्चुअली गुस्सा आम आवाम पे ना निकालें। आम अफगान बहुत गरीब है। यकीन जाने कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं चौक में जब खड़ा होकर काम कर रहा होता हूँ, तो वहां बेचारे बहुत गरीब लोग आ जाते हैं, इतने गरीब लोग कि मैं खुद शर्म आ जाती है कि एक बूढ़ी औरतें आ जाती हैं। सिचुएशन गुर्बत की बहुत ज्यादा है यहाँ पर। शफीक साहब, तालिबान भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ अपने जी प्रोजेक्ट कासिम को साहब। जारी रखिए, हमारे साथ रिश्ते बनाइए, हम आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, हम अपनी सरजमीन को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो तालिबान को भारत की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और बार बार तालिबान भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे साथ रिश्ते सुधारिए, हमें आपकी जरूरत है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत ने यहाँ पर अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों में बहुत से प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, कुछ बहुत अच्छे काम भी किए। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान की तरफ से ऐसी कोई ऑफर हो, तो बेसिकली वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी सपोर्ट करे, उनकी मदद करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, और वो शायद भारत की जो हुकूमत है या सरकार है, उसको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से रोके। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पहले तो होता ना कि आप पे इल्जाम होता है कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं। अब वो ये है कि अब आप मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया अनफॉर्चुनेटली अब अनगाइडेड मिसाइल की तरह कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी नामालूम जराए का इस्तेमाल करते हुए गलत खबरें फैलाता है। अब मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इंडियन मीडिया है वो इतना नेगेटिव रोल प्ले करेगा या कर रहा है, तो वो भारत को अलाउ नहीं करेगा कि वो कोई भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू करे। हालांकि तालिबान की हुकूमत ने एक दो जगह इंडिकेशन दी है कि अगर भारत रिलेशन रखना चाहे तो दे आर वेलकम। अफगानिस्तान की जो अगली सरकार है वो शायद तमाम लोगों को वेलकम करे कि ताल्लुकात बढ़ाओ, लेकिन बराबरी की सतह पे।
मैंने आप डिक्टेट किसी को ना करें, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो। उसमें ये नहीं कि मैं एक पार्शियली बात कर रहा हूँ, इम्पार्शियल होके, तो वही बात वो पाकिस्तान को भी कहेंगे कि भाई बराबरी की सतह पे जो बात करनी है, कुछ करना बराबरी की सतह, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई मुनासिब बात है। लेकिन भारत, ये जो मीडिया है भारतीय, तो शायद वो ये जो मोदी सरकार है कि वो उसको इस काम पे आमादा ना कर सके कि वो कोई भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू करे जब तालिबान हुकूमत में हो, तो शायद वो कोई भी ऐसा मेरा ख्याल है नहीं करेंगे वो। वैसे बातचीत तो कल दोहा में हुई है तालिबान लीडर्स के साथ, भारत जी के कासमी साहब। वजीर खारजा के कुछ अफसरान की। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ काबुल से बराह रास्त जुड़े थे शफीक अहमद साहब। अब तुर्की की मारूफ न्यूज एजेंसी अनादोलो के सीनियर जर्नलिस्ट है, काबुल में वहां के हालात को कवर करने गए हुए हैं और उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप सब से, हम सब लोगों से वहां के हालात के बारे में बराह रास्त बताया कि वहां क्या कुछ हो रहा है। हम तक जो खबर पहुंचती है ज्यादातर वेस्टर्न जराये के जरिए या फिर उन कुछ मीडिया एहलकारों के जरिए, सहाफियों के जरिए जो सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं, झूठ को सच बनाकर पेश कर देते हैं। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपने अपना टाइम दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अहम बातें बराह रास्त वहां से आपने शेयर की। उम्मीद है दोबारा फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जुबानी अपने ऑडियंस और नाजरीन को हम काबुल के बारे में सच्चाई और हकीकत पर मबनी बातें बता सकेंगे। काबुल में महफूज रहिए, सेफ रहिए, सच्चाई दुनिया को दिखाते रहिए, हमारी दुआएं हैं। और हमें जो लोग देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी, आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।